हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम आ रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए अपने चैनल पर कई आपकी टेस्टिस लगा रहे हैं जो कि फुल लेंथ आपकी टेस्ट लग रही है। आज के हमारी टेस्टिस की बात किया एडुटेरिया का, एफएलटी आपकी 5th की बात कर रहे हैं। हालांकि इस चैनल पे तो कई टेस्ट लग रही है, लेकिन एफएलटी की बात किया है एडुटेरिया का 5वां लग रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जैसे जैसे एफएलटी आते जा रहे हैं वैसे वैसे हम भी आपको लगाते जा रहे हैं। तो आज के यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन की बात की जाए। पहला क्वेश्चन आता है कि प्राचीन रचनाएं हैं एक तरफ और दूसरी तरफ यहाँ पर रचनाकार हैं। कौन सी रचनाएं किस रचनाकार के द्वारा स्थापित की गई थी। जैसे ऑप्शन की बात किया है रामचरित्र। अब रामचरित्र का जैसी नाम आ जाए तो आप क्या ऑप्शन कहेंगे? रामचरित्र है संध्याकर नंदी के द्वारा संबंधित है। कथा सरित सागर सोमदेव से संबंधित है। भोज प्रबंध की बात किया है बल्लाल देवा से संबंधित है। और गौड़वाह की बात किया है वाक्यपति से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका कौन सा है? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आप कहेंगे रामचरित संध्याकर नंदी, कथा सरित सागर सोमदेव, भोज प्रबंधन बल्लाल देवा और गौड़वाह वाक्यपति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक तरफ कथन एक तरफ कारण है, कौन सा ऑप्शन सही है? कथन में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की विशाल इमारतें एक उन्नत राजगिरी का स्पष्ट प्रमाण देती हैं। कैसे हैं? जो हड़प्पा सभ्यता था उसकी जो इमारतें थी, है ना, बड़ी बड़ी इमारतें थी, वो एक राजगिरी का प्रमाण प्रदान करती हैं। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है ना, बिल्कुल बात ऑप्शन सही कह रहा है। कारण कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था। अब देखो सीधी सी बात लिखा है लोहे का ज्ञान नहीं था, तो पहला सही है, ए सही है, आर गलत है। तो आप कहेंगे ए ऑप्शन सही है, किंतु आर ऑप्शन यहाँ पर गलत है, सी ऑप्शन गलत है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का लोहे का ज्ञान नहीं था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन सही है बात की जा रही है। तो ऑप्शन कहेंगे धान जौ गेहूं मसूर आदि अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। क्या सही बात है? आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है, यजुर्वेद में धान जौ गेहूं मसूर आदि अनाजों का वर्णन किया गया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गौपद ब्राह्मण नामक वैदिक ग्रंथ में कृषि की चारों क्रियाएं जुताई बुवाई कटाई और मड़ाई का उल्लेख मिलता है। तो आपके गौपद ब्राह्मण में मिलता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, गौपद ब्राह्मण में तो नहीं मिलता है ना। तो आप कहेंगे गलत है। किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है, आप कहेंगे जुताई बुवाई कटाई मड़ाई कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख, लेकिन आपका ये गौपद ब्राह्मण में नहीं मिलता है। तीसरा कहता है सर्वप्रथम मुंडकोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। तो मुंडकोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है क्या? आप कहेंगे नहीं भाई, ये भी गलत है ना। जबालोपनिषद कौन सा था? जबालोपनिषद याद रखना है। जबालोपनिषद की बात की जाए तो आप कहेंगे आप जबालोपनिषद में आपके चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है, ना कि मुंडकोपनिषद में मिलता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ से विधेय माधव की कथा का वर्णन मिलता है। हाँ ये करेक्ट है। तो आपका पहला और चौथा सही, जबकि दूसरा और तीसरा गलत था। डी ऑप्शन कहेंगे पहला चौथा सही है, डी ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोर सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था। मोर सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध को कब लड़ा? तो आप कहेंगे 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में बीसीई में कहेंगे आप जो है मोर सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अच्छा एक छोटा सा अपडेट है, बहुत सारे लोग ना मैसेज और मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर बीपीएससी की हमने जो टेस्ट सीरीज है वो परचेस कर लिया, एक तो मिलती नहीं है या फिर कहां से हमें परचेस करना चाहिए। तो आप हमारे सबसे पहले ऐप पर जाएंगे जिसका नाम है, सुन लीजिए काम की बात है, यूपीएससी नेट। इस ऐप पर आप पहले तो जाएंगे, ऐप पर जाने के बाद आपको वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा टेस्ट पास नाम से। टेस्ट पास पर क्लिक करेंगे। टेस्ट पास के अंदर आपको बिहार एग्जाम्स मॉक का ऑप्शन मिलेगा, बिहार एग्जाम मॉक का। इस पर आप जो जाएंगे ना तो आपको बीपीएससी की जो है आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और 18 मॉक टेस्ट है। कितने? 18 टेस्ट सीरीज है, केवल 49 रुपए में 18 टेस्ट सीरीज को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में लगा सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन को भी देख सकते हो। तो एक बार चले जाना है ऐप पर और उसको डाउनलोड करने के बाद जो है अपने ज्वाइन कर लेना है। जितने बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं उनको अगर नहीं मिल रही है, परेशानी आ रही है, मैसेज वगैरह कर रहे हो, तो टेस्ट पास के अंदर बिहार एग्जाम्स मॉक वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 18 टेस्ट सीरीज है, 18 के 18 आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, समय भी कम बचा है और 18 आप लोग लगा के फिनिश कर लीजिए, बाकी हम पढ़ा ही रहे हैं। क्वेश्चन की बात किया है, मोर प्रशासन के अंतर्गत स्थानीय एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई होता था, उसके नियंत्रण में सामान्यतः कितने ग्रामों का समूह होता था। तो मोर प्रशासन के अंतर्गत स्थानीय महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई तो था, लेकिन उसके नियंत्रण में कितने गांवों का समूह आता था? आप कहेंगे 800 गांव, 800 गांव, 800 गांवों का समूह जो है आया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस कुषाण शासक के सिक्कों पर शिव स्कंद विष्णु जैसे हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मुद्रित है। तो ऐसे कौन सा कुषाण शासक था? आप कहेंगे हुविष्क।
भविष्य की कुषाण वंश का शासक था जिसने हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां शिव, स्कंद, विष्णु जैसी आकृतियों को मुद्रित करवाया था। कौन सी रचना कालिदास के द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से कालिदास ने कौन सी रचना रचित नहीं की है बात की जा रही है, तो आप कहेंगे देवी चंद्रगुप्तम। पहली रचना जी बात किया है, कालिदास ने देवी चंद्रगुप्तम को नहीं लिखा है। विशाख दत्त के द्वारा देवी चंद्रगुप्तम लिखी है। किसके? विशाख दत्त के द्वारा देवी चंद्रगुप्तम को लिखा गया है। जबकि विक्रमोर्वशी, रघुवंशम, मेघदूतम ये सभी आपकी रचनाएं कालिदास की रचनाएं हैं। दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली पल्लव राज्य का संस्थापक कौन था? दक्षिण भारत में एक पल्लव राजवंश था, इसका संस्थापक कौन था बात की जा रही है, तो आप कहेंगे कौन था? आप कहेंगे सिंह विष्णु। सिंह विष्णु पल्लव राजवंश का सबसे प्रमुख संस्थापक के रूप में माना जाता है। मुगल शासक औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होने वाला ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत कौन था? ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में उपस्थित होने वाला कौन सा था? विलियम नॉरिस। कौन था? विलियम नॉरिस था। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। निम्नलिखित में से मध्यकालीन घटनाओं को एक कालक्रम में व्यवस्थित क्रम में बताइए। मध्यकालीन घटनाओं को एक क्रम में बताना है, कैसे बताएंगे? तो ऑप्शन कहेंगे सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 कब हुई थी? 2 में हुई थी। कब हुई थी? कोई बता सकता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? अरे भाई 1602 में हुई। इसके बाद आपकी बात की जाए, पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बंबई दहेज के रूप में दिया। कब दिया था? 1661 में दे दिया, याद रखना है। इसके बाद क्या हुआ? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब हुई? 1664 में की गई थी। और जॉब चौरनॉक के द्वारा कलकत्ता की स्थापना की बात किया है 1690 में की गई थी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी के बाद कौन सा हो जाएगा? ए, बी और डी। आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर करेक्ट है। सी, ए, बी, डी ऑप्शन सही है। सूची है एक तरफ भक्ति आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय हैं, उसके प्रमुख संस्थापक हैं। जैसे बात की जाए श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजन ने की है। स्मृति संप्रदाय की स्थापना शंकराचार्य ने की है। ब्रह्म समाज संप्रदाय की स्थापना मध्वाचार्य ने की है, और सनक संप्रदाय की स्थापना निम्बार्क ने की है। ऑप्शन आपका सभी सही है, तो आप कहेंगे ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध मध्यकालीन ग्रंथ कौन सा है? रेहला के रचनाकार कौन सा है? प्रसिद्ध एक मध्यकालीन मिडिवल हिस्ट्री का ग्रंथ है रेहला, जिसके रचनाकार की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे कौन है? तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर इब्न बतूता है। कौन है? इब्न बतूता के द्वारा रेहला को लिखा गया है। यहाँ पर विकल्प 1 है, विकल्प 2 है, पूछ रहा है कौन सा सही है। मुगल बादशाह अकबर ने तीर्थ यात्रा कर एवं जजिया कर को समाप्त कर दिया। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। कारण कि अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते पर आधारित थी। हाँ बिल्कुल, अकबर राजपूत नीति को एक समझौते पर भी करता था और दमन भी करता था, और अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर दोनों को ही समाप्त कर दिया गया था। ए ऑप्शन सही रहेगा। ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और उचित शब्द के आधार पर बताइए। हजार सेतुर स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कहां पर करवाया गया, किसके द्वारा करवाया गया? हजार स्तंभ के निर्माण की बात की जाए तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो कहां पे करवाया था? आप कहेंगे दिल्ली में करवाया था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सन 1338 से सन 1738 से 1739 में मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान नादिर शाह का भारत पर प्रसिद्ध आक्रमण हुआ। नादिर शाह किस देश का था? तो नादिर शाह किस देश का था? तो नादिर शाह आप कहेंगे फारस, पारसिया देश से संबंधित था। किस देश से? पारसिया देश से है जो है संबंधित था, फारस से संबंधित था नादिर शाह, और भारत पर इसने आक्रमण 1738-39 में किया हुआ था। उस समय किसका शासन था? मुगल रूलर किसका? मोहम्मद शाह का शासन चल रहा था। बंगाल नेशनल कॉलेज के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन गलत है? गलत पूछ रहा है कौन सा है? बंगाल नेशनल कॉलेज के बारे में। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना रचनाकार स्वदेशी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की गई थी। अरविंदो घोष इसके पहले प्रिंसिपल थे। बिल्कुल बात ठीक लिखा है। तो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के जुड़े भौतिक विज्ञानी सत्येंद्रनाथ बोस ने बंगाल नेशनल कॉलेज में संगठन से जुड़ी अहम भूमिका निभाई थी। क्या ये सही है? आप कहेंगे गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन पूछा था कौन सा गलत है? केवल दूसरा गलत है, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट है, याद रखना है। चलिए अरे 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 सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद कहां पर करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1919 में अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। उन्होंने अपना त्याग पत्र किसे संबोधित किया था? आप कहेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किसको? लॉर्ड चेम्सफोर्ड को रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1919 को नाइटहुड की उपाधि को अपना त्याग पत्र लॉर्ड चेम्सफोर्ड को दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं उनका सही संस्थापकों में मिलान करना है। जैसे बात की जाए अल हिलाल, अल हिलाल के रचनाकार कौन है? आप कहेंगे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हैं। युगांतर की बात की जाए तो आप कहेंगे बरिंद घोष हैं। बॉम्बे समाचार की बात की जाए तो आप कहेंगे फरदून जी मरजबान हैं। और दीनबंधु की बात की जाए तो कृष्ण राव पांडुरकर आपके भालेकर है। ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए और चौथे का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेसिन की संधि 1802 जिसने मराठा मामलों पर अंग्रेजों को काफी प्रभाव दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हस्ताक्षर की गई थी? बेसिन की संधि कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1802 में की गई थी। मराठों और अंग्रेजों के बीच में काफी प्रभाव रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में? तो आप कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑल इंडिया किसान सभा 1936 के बारे में विचार करना है तो आपका ऑप्शन रहेगा इसकी स्थापना 1936 में पहले शुद्ध देशव्यापी किसान संगठन के रूप में की गई थी। बिल्कुल बात ठीक है। इसने जमींदारी प्रथा को खत्म करने की मांग की, तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में आप कहेंगे सी ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ ब्रिटिश राज है और शामिल करने वाला गवर्नर जनरल कौन सा है? स्थान और गवर्नर जनरल है। किसने किस स्थान को जो है शामिल किया था? जैसे बात की जाए यहाँ पर अवध को बात की जाए तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। इसके बाद आपकी बात की जाए सिंध, अच्छा अवध को कब किया गया? तो 1856 में किया गया। सिंध की बात किया तो सिंध को 1833 में किया गया था, लॉर्ड एलन बरो के समय में किया गया था। और मैसूर की बात की जाए तो 1799 में किया गया था और यह लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। तो आप कहेंगे वापस तो तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट मिले हुए हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक ही रहेंगे, सीधी सी बात है। एक चीज और रखना है, अगर यहाँ पर पंजाब अगर नाम आना था तो पंजाब भी कभी भी कंफ्यूजन पैदा करता है। पंजाब को 1849 में शामिल किया गया था, लॉर्ड डलहौजी ने ही शामिल किया था, है ना, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही शामिल जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कथन और कारण है, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था, दलित वर्गों को प्रांतीय विधानमंडलों में सांप्रदायिक अधिनिर्णय के तहत दी गई सीटों की तुलना में अधिक आरक्षित सीटें प्राप्त हुई। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। कारण था गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड के तहत दबे कुचले वर्गों के लिए अलग वोटिंग प्रावधान का समर्थन किया और इसे लागू करवाने का उपवास किया। तो सीधी सी बात है कि वोटिंग का प्रावधान के लिए कभी भी समर्थन नहीं किया था, तो स्वाभाविक बात है गलत है। केवल ए सही है, आर ऑप्शन गलत है, डी वाले पे हम टिक करेंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका के बारे में बताना है, कौन सा सही है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या रही? ऑप्शन कौन सा सही है? सरोजिनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो पहली महिला अध्यक्ष थी क्या भाई? 1925 में तो रही है, लेकिन फर्स्ट लेडी नहीं थी। आपको पता होगा एनी बेसेंट पहली लेडी थी जो कि 1917 में बनी थी। 1925 में कानपुर में अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, लेकिन भारतीय पहली महिला कह सकते हो, पहली महिला थी, ये गलत हो जाएगा, तो पहला गलत है। अरोड़ा आसिफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। बिल्कुल ठीक बात है। तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत था। क्यों गलत था मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सत्याग्रहों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? दक्षिण अफ्रीका में गांधी का पहला बड़ा सत्याग्रह 1906 के ईसाई पंजीकरण अधिनियम ब्लैक एक्ट के खिलाफ था, जिसके तहत सभी भारतीयों को पंजीकरण करवाना और पहचान पत्र साथ रखना जरूरी था। ऑप्शन कहेंगे आप ए वाला ही करेक्ट रहेगा, क्योंकि ए वाला दक्षिण साउथ अफ्रीका के बारे में करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 उसके बाद की घटनाओं के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में कौन सा ऑप्शन गलत बात की जा रही है? तो ऑप्शन यहाँ पर हम कहेंगे कौन सा गलत है। तो मुस्लिम लीग ने शुरू में जून 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में अपनी सहमति वापस ले ली, क्योंकि ग्रुप क्लॉज सामूहिकरण प्रावधान की कांग्रेस की व्याख्या लीग से अलग थी। तो आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक कह रहा है, ये तो ऑप्शन सही भी है। कांग्रेस के द्वारा अनिवार्य समूहीकरण को अस्वीकार करना मुख्य कारण था। कैबिनेट मिशन प्लान अंततः एक संयुक्त स्वतंत्र भारत बनाने में विफल रहा। बिल्कुल बात ठीक, कैबिनेट मिशन आया तो था, लेकिन यह स्वतंत्र भारत बनाने में जो है असफल रहा। तो ऑप्शन कहेंगे दोनों सही है। पूछा है गलत कौन सा, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विकथन कारण, यहाँ पर भी कौन सा कथन सही है? 1813 के बाद सस्ते ब्रिटिश मशीनों में बने सूती सामानों के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण भारत का पारंपरिक सूती वस्त्र उद्योग
विशेष रूप से डाक का मलबल नष्ट हो गया। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। दूसरा कहता है कि 1813 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जिससे भारत के लिए ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार का मार्ग खुल गया और भारत में ब्रिटिश वस्त्रों के बड़े पैमाने पर आयात की अनुमति मिल गई। ये भी कारण रहा है, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन रहेगा। ए आर दोनों कारण सही और व्याख्या भी सही कर रहा है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बंबई में स्थापित की गई थी, जिसकी स्थापना किसने की? तो एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन। पहली सूती कपड़ा मिल कहां पर खुली? बंबई में खुली। 1854 में खुली है। किसके द्वारा खुली? तो आप कहेंगे कावाजी नाना भाई डावर के द्वारा खोली गई थी। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के संबंधित नीचे कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर पूछ रहा है, पूछा गया है तो देख लें कौन सा ऑप्शन गलत है। गलत है पूछा है, कौन सा ऑप्शन गलत है? चलिए पढ़ते हैं। तो बात करें असहयोग आंदोलन के बारे में, कानपुर नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920 की औपचारिक रूप से असहयोग प्रस्ताव को अपनाया। सदस्यता शुल्क 4 आने तय करके कांग्रेस को एक जन संगठन के रूप में बदल दिया था। बात तो ये सही की जा रही है, सदस्यता शुल्क को घटाकर यहाँ पर 4 आने उस समय जो है तय कर दिया गया था। कानपुर नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920 के दौरान, और ये असहयोग आंदोलन के समय चल रहा था। दूसरी घटना कहती है चोरा चोरी घटना, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, 22 कांस्टेबलों की मौत हो गई। वह आज के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। भाई ये भी करेक्ट है। अब पूछा है कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत था ना ही दूसरा गलत है। डी ऑप्शन पर टिक करेंगे। निम्नलिखित संवैधानिक प्रशासनिक उपलब्धियों का मिलान करें और वायसराय से कीजिए कि कार्यकाल में कौन सी घटना घटित हुई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की शुरुआत किसके समय की गई थी? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की शुरुआत कहेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में की गई। केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत किसके समय में की गई? आप कहेंगे लॉर्ड लिनलिथगो के समय में की गई। और भारत में सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बी आर अम्बेडकर के महान सम्मेलन के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? बी आर अम्बेडकर के महान सम्मेलन के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो बात किया है कि पहला महान सम्मेलन चबदार तालाब संग्रहालय पर केंद्रित था, करेक्ट है। अम्बेडकर ने दूसरे महान सम्मेलन में मनुस्मृति को जलाया था, सही है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 मूल रूप से लाहौर में जाट पात तोड़क मंडल सम्मेलन के लिए अध्यक्षीय भाषण के तौर पर तैयार किया गया था, करेक्ट है। तो तीनों ही ऑप्शन बी आर अम्बेडकर के महान सम्मेलन के बारे में सही है। आप कहेंगे 1, 2, 3 सही है। नर्व फाइबर तंत्रिका तंतु में से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल का नाम क्या है? तो नर्व फाइबर तंत्रिका तंतुकों से गुजरने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल का नाम क्या होता है? आप कहेंगे क्या नाम होता है? एक्शन पोटेंशियल नाम होता है। क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल नाम होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कितने सही यहाँ पर नहीं है? कितने सही नहीं है इसकी बात की जा रही है, और इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे, क्योंकि हमने दूसरी वाली टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से याद है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एसेप्सिन, टाइलिन, इनके बारे में बहुत अच्छे से बताया था। यहाँ पर आपका एक ऑप्शन बताना है, इनमें से कौन से ऑप्शन सही है। केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4 कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ये जरूर लिख देना 32 नंबर का ये वाला क्वेश्चन सही, तो इसके बारे में जरूर बताइएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट करके बताइए। फिल्ट्रेशन के ठीक बाद नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पानी, ग्लूकोज, पोषक तत्वों को फिर से सोखता है? तो बात कर रहा है कि फिल्ट्रेशन के ठीक बाद नेफ्रॉन का कौन सा जो हिस्सा होता है सबसे ज्यादा पानी, ग्लूकोज, पोषक तत्वों को फिर से सोखता है? आप कहेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, जैसे पीसीटी के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां सूची 1 में है, उनके असमान स्राव परिणाम स्वरूप होने वाले विकार सूची 2 में है। सूची 1 और सूची 2 में कौन से मिलान यहाँ पर सही है? तो बात क्या है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि ग्रेव्स रोग से संबंधित होती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात की जाए आपके एडिसन रोग से संबंधित होती है। अग्नाशय की बात की जाए तो डायबिटीज मेलिटस से संबंधित होती है। और पीयूष ग्रंथि की बात किया तो डायबिटीज इंसिपिडस से संबंधित होती है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब दो पूरी तरह से अलग अलग जानवरों को एक ही तरह के माहौल में रहने के कारण एक जैसी खूबियां अपना लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? दो अलग अलग पूरी तरह से जानवर हैं, लेकिन एक माहौल में रख दिया जाए तो उन्हें एक जैसी खूबियां अपना ले तो उन्हें क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कृत्रिम मिठास है एक तरफ सूची 1 में और उसकी परिभाषित विशेषताएं हैं। सूची 1 में कृत्रिम मिठास, सूची 2 में परिभाषा उसके प्रयोग की विशेषताएं हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है बात की जा रही है? जैसे बात की जाए
एस्पार्ट्रिम, एस्पार्ट्रिम की बात की है तो खाना पकाने के तापमान पर अस्थिर सख्ती से ठंडे खाद्य पदार्थों पेय के लिए होता है, तीसरा सही है। सुक्रालोज की बात की जाए तो आप कहेंगे खाना पकाने के तापमान पर स्थिर रहता है। सैकरीन की बात की जाए तो किस पूरी तरह से निष्क्रिय बिना किसी बदलाव के मूत्र में उत्सर्जित हो जाता है, दूसरे से मिलाएंगे। और एलिटैम की बात की जाए उच्च शक्ति वाले मिठास जहां भोजन की मिठास को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है, चौथे से मिला देंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चनों को चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्वों की कमी और उससे संबंधित बीमारी का सही सम्मेलन नहीं है? तो विटामिन बी1 की बात किया तो बेरीबेरिक से करेक्ट है। विटामिन बी3 पेलेग्रा से सही है। विटामिन बी सी स्कर्वी से करेक्ट है। विटामिन डी से बात की जा रही है क्या, जेरोफथालिमा आ जाएगा क्या? तो आप कहेंगे भाई ये तो गलत हो जाएगा, है ना, ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। विटामिन डी से क्या संबंधित होता है? अच्छा, विटामिन बी से कौन सा संबंधित जो है कमी आती है मुझे बताइए। विटामिन बी से कौन सी कमी आती है कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर आपका जो है जेरोफथालिमा ये संबंधित आपका नहीं है, विटामिन डी आपका यहाँ पर ऑप्शन गलत है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अत्यधिक शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति सीधी रेखा में चलने या उचित शारीरिक संतुलन बनाए रखने में संघर्ष करता है। इस लक्षण का कारण बनने के लिए शराब के द्वारा मस्तिष्क का कौन सा भाग अस्थायी रूप से अवसाद डिप्रेस्ड हो जाता है? कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा शराब का सेवन कर लेता है, वह ना तो सीधा चल पाता है ना उचित रूप से संतुलन बना पाता है और संघर्ष करता रहता है, जिसके चलते शराब के द्वारा मस्तिष्क का कौन सा भाग अस्थायी रूप से अवसादग्रस्त हो जाता है? आप कहेंगे अनुमस्तिष्क। कौन सा हो जाता है? अनुमस्तिष्क। सेरेबेलम जो होता है वो आपका क्या हो जाता है? अवसादग्रस्त जो है हो जाता है, रखना है कौन सा? सेरेबेलम जो होता है आपका अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पौधों में अलैंगिक जनन की निम्नलिखित में से किस विधि में निषेचन के बिना बीजों का निर्माण होता है? पौधों में अलैंगिक जनन की किस विधि में निषेचन के बिना बीजों का निर्माण होता है? आप कहेंगे असंग जनन। किसके? असंग जनन के द्वारा बीजों का निर्माण हो जाता है। एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियों में से अच्छी कंकाल में ठीक कितनी हड्डियां होती हैं? तो आप कहेंगे 80 बोन्स, 80 हड्डियां होती हैं। कितनी? अच्छी कंकाल में ठीक कितनी हड्डियां? तो 80 हड्डियां होती हैं, 80 बोन्स होती हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री भूरा शैवाल आयोडीन से असाधारण रूप से समृद्ध है? विश्व स्तर पर थायराइड से संबंधित घेंगा विकारों को रोकने, उनका इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। किस चीज का? आप कहेंगे लेमिनेरिया का उपयोग किया जाता है। किसका? लेमिनेरिया का उपयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब ग्रेगर मेंडल ने एक समयुग्मी लंबे मटर के पौधे जैसे टीटी को एक समयुग्मी बोने मटर के पौधे के साथ संकरित क्रॉस किया तो F1 पीढ़ी में सभी संतति शारीरिक रूप से लंबे थे। जब F2 पीढ़ी के उत्पादन के लिए इन F1 पौधों की स्वः परागित किया गया तो जीन प्रारूपी जो अनुपात है और लक्ष्मण प्रारूपी अनुपात है वो क्या था? तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर क्या था? आप कहेंगे जीन प्रारूपी अनुपात 1:2:1 था, जबकि लक्षण प्रारूपी अनुपात 3:1 था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ये आपका जो है रेशियो देखने को मिला था जब ग्रेगर मेंडल ने जब उसमें जो है प्रयोग किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आरोपण प्रत्यारोपण गर्भाशय में भ्रूण का जुड़ना ठीक बाद कौन सा अस्थायी जीवन रक्षक अंग बनता है जो मां के खून और बढ़ते भ्रूण के बीच ऑक्सीजन और भोजन का आदान प्रदान करता है? तो इसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा इसे जो है कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकथन कारण है सिंथेटिक डिटर्जेंट कठोर जल में साधारण साबुन की तुलना में अधिक प्रभावी सफाई एजेंट है। बिल्कुल सही है। कारण कहता है साबुन कठोर जल में मौजूद कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों के साथ प्रतिक्रिया करके स्कम नामक अघुलनशील अवक्षेप बनाते हैं, जबकि सिंथेटिक डिटर्जेंट घुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण बनाते हैं। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, आप कहेंगे ए ऑप्शन सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है जो कम सांद्रता पर एक एंटीसेप्टिक के रूप में और उच्च सांद्रता पर एक कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करता है? तो ऐसा कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो आप कहेंगे जो है फिनॉल। कौन सा है? फिनॉल है, जो कि दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, कम सांद्रता पर एंटीसेप्टिक के रूप में और उच्च सांद्रता पर कीटाणुनाशक के रूप में फिनॉल जो है कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अति शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम के उत्पादन के लिए किस शोधन विधि का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? आप कहेंगे जॉन रिफाइनिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? जॉन रिफाइनिंग का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय माध्यम में क्लोरीन की असमान प्रतिक्रिया पर विचार करें। 3Cl2 प्लस NaCOH
5NaCl, NaCiO3 और 3H2O इस विशिष्ट प्रतिक्रिया में क्लोरीन अणु का कार्य करते हैं। तो आप कहेंगे क्या करेंगे, एक साथ ऑक्सीकरण एवं अपचायक एजेंट दोनों के रूप में कार्य करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर निम्नलिखित धातुओं को उनकी रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता के सही अवरोही क्रम में सबसे अधिक प्रतिक्रिया से सबसे कम के रूप में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, फिर इसके बाद आपका जिंक आएगा, इसके बाद फिर आपका देखा जाए तो आयरन आएगा और फिर अंतिम में आपका कॉपर आ जाता है। तो ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा 2 5 3 1 4। आप कहेंगे पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लास्टिक कचरे से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण ने हरित रसायन विज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया। निम्नलिखित में से कौन सा पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है? तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, तो आपका ऑप्शन रहेगा कौन सा है, PHBB। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आप कहेंगे PHBB पॉलीमर है, पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आता है कि लोहे में जंग लगना मूल रूप से एक स्वतः स्फूर्त विद्युत रासायनिक रेडॉक्स प्रक्रिया है, क्या सही है? आप कहेंगे भाई बिल्कुल बात ठीक है, लोहे में जो जंग लगती है वो है स्वतः स्फूर्त विद्युत रासायनिक रेडॉक्स प्रतिक्रिया होती है। कारण है कि जंग लगने के दौरान लोहे की धातु कैथोड के रूप में कार्य करती है। नहीं, गलत है, केवल ऑप्शन कहेंगे ए सही है, किंतु आर ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का जलीय विलयन प्रकृति में क्षारीय होता है ना, और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्या सही है? आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्रकृति में क्षारीय होता है और ये क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। कारण कहता है सोडियम कार्बोनेट एक मजबूत अम्ल है और एक कमजोर क्षार से बना नमक है। पानी में धनायनित जल अपघटन होता है, गलत लिखा है, केवल ए ऑप्शन सही है, आर ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक पत्थर को 80 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है। वायु प्रतिरोध में नजरअंदाज करते हुए पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो एक पत्थर को 80 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से स्वतंत्र रूप से गिराया जाए और वायु प्रतिरोध को नजरअंदाज कर दिया जाए तो पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? आप कहेंगे केवल 4 सेकंड का समय लगेगा। कितना? केवल 4 सेकंड का समय लगेगा। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के क्षेत्रों को उनकी फोटोन ऊर्जा के आधार पर अवरोही क्रम में उच्चतम से निम्नतम की ओर व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या आएगा? तो आप कहेंगे सबसे पहले गामा किरणें आएंगी, इसके बाद आपका एक्स रे किरणें आएंगी, फिर इसके बाद देखा जाए तो आपकी पराबैंगनी किरणें आएंगी, फिर इसके बाद सूक्ष्म किरणें आएंगी और अंतिम में आपकी रेडियो तरंगें आएंगी। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के क्षेत्रों को उनकी फोटोन ऊर्जा के आधार पर गामा किरणें, एक्सरे, पराबैंगनी किरणें, आपकी सूक्ष्म तरंगें और रेडियो तरंगें आएंगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बर्नौली के सिद्धांत के संबंध पर विचार करें, और यहां पर क्या कह रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है? किसके बारे में? बर्नौली के सिद्धांत के कथन के बारे में। हवाई जहाज के पंख के द्वारा अनुभव किया जाने वाला डायनेमिक लिफ्ट बर्नौली के प्रमेय का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, जहां घुमावदार शीर्ष सतह पर उच्च वायु वेग कम दबाव का क्षेत्र बनाता है, करेक्ट लिखा है। दूसरा कहता है वेंचुरीमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग पाइप के माध्यम से तरल प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है, करेक्ट है, जो दबाव के अंतर को मापने के लिए संकुचन का उपयोग करता है। सही, दोनों सही है। बर्नौली का समीकरण मौलिक रूप से रैखिक संवेगक के संरक्षक, नहीं गलत है, तो केवल पहला दूसरा सही है यहाँ पर, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। विद्युत चुम्बकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के भौतिक राशियां हैं और एक तरफ एसआई इकाई है, यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे चुंबकीय प्रवाह की बात की जाए तो आप कहेंगे वेबर WB से मिला है, प्रेरक तत्व की बात किया तो हेनरी H से, धारिता की बात की है फैराड F से, और चुंबकीय क्षेत्र की बात किया तो आप कहेंगे टेस्ला T से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पदार्थों के चुंबकीकरण गुणों के अध्ययन में अपने क्रांतिक तापमान से नीचे ठंडा किया गया सुपरकंडक्टर निस्तर प्रभाव प्रदर्शित करता है। इस अवस्था में इसकी चुंबकीय संवेदनशीलता ठीक है कितनी हो जाती है? तो आप कहेंगे -1 हो जाती है। कितना? -1 जो है हो जाती है। फिजिक्स के क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ा होगा तो ध्यान आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह के अंदर एक अंतरिक्ष यात्री भारहीनता की गहरी स्थिति का अनुभव करता है, क्या सही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले को उपग्रह के अंदर एक अंतरिक्ष यात्री होगा, वो वेटलेसनेस का भारहीनता की स्थिति का अनुभव करेगा, करेक्ट है। कारण कहता है कि उपग्रह की उच्च कक्षीय ऊंचाई पर अंतरिक्ष यात्री पर पृथ्वी द्वारा लाया गया गुरुत्वाकर्षण बल पूरी तरह से अरे भाई गलत है,
केवल आपका ए ऑप्शन सही है, जबकि आर ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है। ऊष्मा स्थानांतरण के 3 मूलभूत तरीकों का विवरण देने वाले कथनों का आकलन कीजिए। क्या आकलन करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बात की जाए। चालन के लिए एक ठोस पदार्थ माध्यम की आवश्यकता होती है। गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक गर्म कणों की मैक्रोस्कोपिक भौतिक शारीरिक गति नहीं, गलत है। संवहन तरल पदार्थ और गैसों में ऊष्मा स्थानांतरण का प्राथमिक तरीका है। संवहन तरल पदार्थ और गैसों में ऊष्मा स्थानांतरण का प्राथमिक तरीका है जो पूरी तरह से हीटिंग के कारण द्रव घनत्व में भिन्नता के कारण उत्प्लावकता अंतर से प्रेरित होता है। सही है। थर्मल वेक्टर में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। यह ऊष्मा स्थानांतरण का एकमात्र तरीका है जो पूर्ण निर्वात के माध्यम से प्रसारित होने में सक्षम है। करेक्ट। तो दूसरा और तीसरा यहां पर कहेंगे सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत था। रोज मेटल किसका मिश्र धातु है। रोज मेटल की बात की जा रही किसका मिश्र धातु है, तो ऑप्शन क्या कहेंगे आप कहेंगे क्या कहेंगे Bi प्लस Pb प्लस Sn का मिश्र धातु है रोज मेटल। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेल के विद्युत वाहक बल EMF के बारे में विचार करें, और विचार क्या करना है अब यहां पर लिखा होगा, देख लेते हैं। यह इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के पदार्थ पर निर्भर करता है। क्या है, यह इलेक्ट्रोड और के पदार्थ पर निर्भर करता है। सही है। यह इलेक्ट्रोड के बीच दूरी पर निर्भर करता है। गलत है। यह मौजूदा इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है। यह भी गलत है। यहाँ पर केवल आपका ऑप्शन पूछा होगा सही कौन सा है, तो आप कहेंगे केवल पहला वाला सही था, जबकि दूसरा और तीसरा गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन सही है। बात की जाए सतत दृष्टि सिद्धांत। सतत दृष्टि सिद्धांत किसका है, आप कहेंगे थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉर्डी का है, तो आप कहेंगे पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत है ना। सतत दृष्टि सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी का है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो आप इनमें से कौन सा कहेंगे, आप कहेंगे मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जा रही है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सी, गल्फ ऑफ मन्नार की बायोस्फीयर रिजर्व की बात यहाँ पर की जा रही है, जहां पर ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल, मैंग्रोव के 21 द्वीप शामिल है, जिसे मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 और देशांतर पर 1 बजा हो, तो कितना बजेगा, 7 बजेगा, 7 PM होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत छोटा क्वेश्चन था। बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो बंगाल की खाड़ी के बारे में कौन सा सही है, म्यांमार के तट और दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के कुछ भागों से टकराती है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। म्यांमार के तट पर गारो पहाड़ियां इस शाखा के बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती हैं। भाई सही लिखा है, गारो खासी पहाड़ियां मेघालय में, तो म्यांमार के तट पर गलत है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर है, बिल्कुल सही है। मेघालय में अराकान पहाड़ियां शिखर पर स्थित मानसराम में वर्षा करती हैं। ये आपके मानसराम में वर्षा मेघालय में करेंगी, तो ये अराकान पहाड़ियां में गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा कहेंगे सही है, जबकि दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ISFR 2023 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष वन आच्छादन प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कैसे व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले मिजोरम आ जाएगा, यहाँ पर आपकी कितनी रहेगी, 84% से आसपास प्लस है। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश आएगा, जहां पर 79% प्लस है। मेघालय की बात क्या है, 76% प्लस है। और मणिपुर चौथे नंबर पर 74% वन आच्छादन है। तो आपका ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, 4 सही है ऑलरेडी, ये ऑप्शन करेक्ट है। एक तरफ रामसर स्थल है, दूसरी तरफ राज्य है। कौन सा रामसर स्थल कहां पर है, जैसे छारी डांड की बात किया तो गुजरात में है। गोकुल जलाशय की बात किया बिहार में है। खींचन वेटलैंड साइड की बात किया तो राजस्थान में है। और खेचुपल्ली आर्द्रभूमि की बात किया सिक्किम राज्य में है। तो ये वेटलैंड्स हैं, रामसर स्थल हैं, जो अभी अपडेटेड भी हैं बहुत सारे, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में बाबा बुदन पर्वतीय क्षेत्र लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्या ये सही है, क्या कह रहा है कि कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में जो बाबा बुदन है पर्वतीय क्षेत्र किसके लिए, लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आप कहेंगे करेक्ट है। यहाँ धारवाड़ सेल संरचना पाई जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन ए रहेगा, ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। लैटेराइट मृदा के निर्माण में किन परिस्थितियों में होती है। लैटेराइट मृदा का निर्माण की बात किया है, उच्च तापमान पाया जाएगा और उच्च वर्षा, हाई वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है, तो लैटेराइट मृदा होती है ना। टेम्परेचर और भारी वर्षा होने के साथ लैटेराइट मृदा का विकास हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है।
उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक में निम्नलिखित में से विचार करें कौन सा सही है। भाई नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट लेक के बारे में कौन सा सही है बात की जा रही है। यहाँ पर 4 झीलों का समूह है, 4 झीलों का समूह है, आप कहेंगे गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी होरो, इरी, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और आपकी हुरॉन, सुपरियर, यहाँ पर कितनी है? आप कहेंगे 5 लेक्स पाई जाती है, न कि 4 झीलें पाई जाती हैं, तो गलत हो गया। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा की प्राकृतिक सीमा, नहीं मिशिगन झील नहीं है, मिशिगन झील गलत है। सुपरियर झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अरे भाई मीठे पानी की झील है, ना कि खारे पानी की झील है, तो आप कहेंगे ये भी गलत है। आप कहेंगे इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बंदर अब्बास किस देश का प्रमुख बंदरगाह है, शहर है? बंदर अब्बास की बात करें, किस देश का प्रमुख बंदरगाह शहर है? आप कहेंगे ईरान का। कहां का? ईरान का है, और ये भी करंट का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से ऐसे परिदृश्य का वर्णन करता है जिसमें किसी राज्य का राज्यपाल संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग करता है, ना कि पारिस्थितिक विवेकाधिकार का। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो आप यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं जिससे आपका समय बचता है। किसी विवादित राज्य विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना, ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा, ना कि पारिस्थितिक विवेकाधिकार का। कोई राज्य में विधेयक को है जो बाकी भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के बारे में कौन सा सही है? 368 के संविधान संशोधन के तहत कौन सा संविधान संशोधन के बारे में सही है बात की जा रही है? तो ऑप्शन कहेंगे यदि दोनों सदनों में असहमति हो तो संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि संविधान संशोधन बैठक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। राष्ट्रपति की पूर्ण सिफारिश की आवश्यकता होती है। संसद राज्य विधानमंडल में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है सी वाला कहेंगे नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2026 के ऐतिहासिक फैसले। हरीश राणा बनाम भारत संघ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पैसिव यूथेनेसिया से निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के दायरे का विस्तार किया। इस फैसले के द्वारा किसे कानूनी रूप से स्थापित किया गया है? तो इसे कैसे किया गया? चिकित्सीय सहायता से दिए जाने वाले पोषण और जल योजन को कानूनी रूप से वापस लिया जा सकता है, क्योंकि यह एक प्रकार का चिकित्सीय उपचार माना जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट है। थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। किस न्यायालय के पास लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील के क्षेत्राधिकार है? तो किस न्यायालय के पास लोक अदालत के विरुद्ध निर्णय के विरुद्ध अपील का क्षेत्राधिकार है? तो आप कहेंगे निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती है लोक अदालत के द्वारा। आपका ऑप्शन कहेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत स्थापित ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर विचार कीजिए। कौन सा कथन कानूनी रूप से सही है? तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर विचार करना है। कौन सा कानूनी रूप से करेक्ट है? वे सिविल और आपराधिक दोनों क्षेत्राधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराधों का विचार करना भी शामिल है। तो आप कहेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर जो है ग्राम न्यायालयों के बारे में यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 संशोधन वाला, उसके अनुसार केंद्रीय स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। कितना होता है? आप कहेंगे ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाए उसे सूचना आयुक्त का कार्यकाल को बनाया जाएगा। वैसे नॉर्मली 2019 की बात किया तो 5 साल वाला जो था उसको रिमूव कर दिया गया है। रखिए भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध पर विचार करें। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? समान संहिता के बारे में भारत के 21वें विधि आयोग ने लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता को तत्काल पूरे देश में लागू करने की सिफारिश की गलत लिखा है। हालांकि उत्तराखंड के बाद गुजरात दूसरा ऐसा भारतीय राज्य बन गया है जिसने सफलतापूर्वक समान नागरिक संहिता को विधेयक पारित किया है। करेक्ट है। तो सबसे पहले कौन सा है? आपका उत्तराखंड है, दूसरे नंबर पर गुजरात है। अच्छा कोई बता सकता है थर्ड नंबर पर कौन सा राज्य है? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हमने बिहार करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन में हमने बताया भी है आप लोगों को, यहाँ पर केवल दूसरा सही रहेगा जबकि पहला ऑप्शन गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का उल्लेख करना आपराधिक अवमानना के दायरे में आ सकता है। भारत की कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपराधिक अवमानना का सटीक वर्णन करता है? तो आपराधिक अवमानना कौन सा करेगा? आपराधिक अवमानना से तात्पर्य ऐसी सामग्री के प्रकाशन से है जो किसी न्यायालय की प्रतिष्ठा को धूमिल करती है अथवा उसके प्राधिकार को कम कर सकती है, उसे आपराधिक अवमानना के अंतर्गत जो है रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हाल ही में बनी फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी FNTA के संदर्भ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 371A के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? यह नागालैंड राज्य संबंधी विशेष प्रावधान है। करेक्ट है। नागा पारंपरिक कानूनों, जमीन की मालिकाना हक से जुड़ा संसद का कोई भी कानून
नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि नागालैंड की विधानसभा जो है किसी प्रस्ताव के जरिए ऐसा तय ना कर दे। बिल्कुल बात ठीक कही गई है। एफएनटीए की स्थापना एक समान प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 371 ए के तहत सुरक्षा क्यों पूरी तरह खत्म और रद्द करती नहीं, पूरी तरह खत्म और रद्द जो है नहीं करती है। तो ऑप्शन कहेंगे, हम कहेंगे 1 और 2 सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। लोकसभा ने हाल ही में अनुदानों की अनुपूरक मांगों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण कोष के गठन की मंजूरी दी है। संविधान के अनुच्छेद 115 के अनुसार ऐसे अनुपूरक अनुदानों के लिए प्रतिक्रियात्मक अधिशेष क्या है? तो आप कहेंगे इन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले पारित किया जाना चाहिए। इन्हें आर्थिक स्थिरीकरण कोष के गठन की मंजूरी जो है लोकसभा में अभी दे दी गई है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। आर्थिक समितियों का मुख्य फोकस क्षेत्रों में सही मिलान करना है। कौन सा आर्थिक समितियों का करेक्ट है? 1 मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन है ना, किफायत का विरोधाभास बताता है। किफायत का विरोधाभास क्या बताता है? तो आप कहेंगे किफायत का जो विरोधाभास है, अगर हर कोई ज्यादा बचत करने की कोशिश करे तो अर्थव्यवस्था में कुल बचत असल में कम हो सकती है। इसे किफायत का विरोधाभास कहते हैं। अगर कोई ज्यादा बचत करने की कोशिश करे तो अर्थव्यवस्था में कुल बचत जो है असल में कम हो सकती है। इसे किफायत का विरोधाभास के रूप में कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्थिक समितियों का उनके मुख्य फोकस क्षेत्रों में सही मिलान कीजिए। क्या मिलान करना है? सुखमय चक्रवर्ती जो समिति है किससे संबंधित है? आप कहेंगे मौद्रिक प्रणाली के कामकाज समीक्षा से संबंधित है। एन के राज्य समिति की बात की जाए, कृषि आयकर से संबंधित है। गोई पोरिया समिति की बात की जाए, बैंकों के सेवा ग्राहक से संबंधित है। एल के झा समिति अप्रत्यक्ष कराधान सुधार से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का पहला ऑप्शन करेक्ट है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 BIPPP 2025 के संबंध पर कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बात किया है। 26 अगस्त 2025 को मंजूर किया गया यह नियम 31 मार्च 2026 तक लागू रहा है। करेक्ट है। दूसरा कहता है इसमें किसी भी निवेश के लिए 100 एकड़ तक जमीन 1 प्रति एकड़ की दर से देने की योजना शुरू की गई है। भाई गलत है। इसमें 14 साल की अवधि में 300% तक SGST रिमबर्समेंट वापसी की जो सुविधा जो है दी गई है। करेक्ट है। तो पहला और तीसरा तो सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहां पर जो कहेंगे आप गलत है। बिहार के मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना CM प्रतिज्ञा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इस योजना के तहत 3 से 12 महीने की लचीली अवधि के दौरान व्यवस्थित इंटर्नशिप और वित्तीय सहायता जो है दी जाती है, जिसे मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत जो है ध्यान रखा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। भारत का पहला समर्पित डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया? तो भारत का पहला है डिजिटल कृषि निदेशालय है, किस राज्य सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया है? बिहार सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी पालन के अनुसार मछली उत्पादन में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो आप कहेंगे मछली उत्पादन में भारत की वैश्विक रैंकिंग दूसरे नंबर पर है। कौन से? दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस संगठन ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI जारी किया हुआ है? ऑप्शन क्या रहेगा? इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जो है आपके नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। दुनिया में खाद्य सुरक्षा पोषण SOFI रिपोर्ट 25 के अनुसार कौन सा संगठन इसका संयुक्त प्रकाशन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कृषि खाद्य एवं कृषि संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, संयुक्त राष्ट्र बालको संगठन है, जबकि UNDP की बात किया ये आपका संयुक्त प्रकाशन जो है नहीं है। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो IMF ने 2025-26 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.6 कर दिया है ना? बिल्कुल ठीक है। 2025 में ग्लोबल GDP ग्रोथ रेट धीमे 1.5 रहने का गलत है, केवल पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना कितनों में कौन सा कदम सही है? तो बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के बारे में कौन सा सही है? इसका मकसद सभी ग्राम पंचायतों में विवाह भवन बनाना है। सही है। इनके प्रबंधन की जिम्मेदारी जीविका स्वयं सहायता समूहों को सौंपी गई है। करेक्ट है। राज्य सरकार ने 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मंजूर किया है। करेक्ट है। आप कहेंगे डी वाला रहेगा। तीनों ऑप्शन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मंडप के बारे में बिहार के लिए सही है। मीर कासिम के द्वारा स्थानीय व्यापारियों पर कर समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? तो क्या कारण था? अंग्रेजों के दस्तक विशेषाधिकार के दुरुपयोग का मुकाबला करना मीर कासिम ने कर समाप्त स्थानीय व्यापारियों के लिए कर दिया था।
बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो कृषि जलवायु क्षेत्रों के बारे में कौन सा ऑप्शन बिहार के बारे में करेक्ट है? जोन 1 में औसत वर्षा जोन 3 ए से अधिक होती है, क्या ये सही है? आप कहेंगे बिल्कुल बात करेक्ट है। जोन 2 में औसत वर्षा जोन 3 से कम होती है, नहीं ये गलत लिखा है। जोन 3 ए में दलहन एवं चना जैसी फसलों का अधिक महत्व है, करेक्ट है। तो पहला और तीसरा यहां पर सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहां पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पटना हत्याकांड के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? पटना हत्याकांड 1763 में हुई थी, करेक्ट है। एलिस सहित 47 ब्रिटिश कर्मियों की हत्या हुई थी, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। इसका नेतृत्व हेक्टर मनरो ने किया, नहीं ये गलत है। इसका आपके मीर कासिम के द्वारा किया गया था और यह घटना मीर कासिम के आदेश पर हुई, करेक्ट है। तो एक बी मतलब ए, बी और डी सही है, जबकि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही नहीं है, गलत ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। 1770 ईस्वी के भीषण काल के संदर्भ में जिलों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावित जिला शामिल नहीं था? पटना सर्वाधिक प्रभावित रहा, दरभंगा भी रहा, पूर्णिया, जबकि मुजफ्फरपुर इससे संबंधित जो है नहीं था। गोलघर के निर्माण के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही नहीं है? गोलघर के बारे में कौन सा सही नहीं है? इसका निर्माण 1784 में हुआ था, ये तो करेक्ट है। इसका निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर जॉन सॉन ने करवाया, गलत है। इसका निर्माण किसी और ब्रिटिश अधिकारी जॉन गास्टिन ने किया, गलत है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो आप कहेंगे दूसरा और तीसरा सही नहीं है, जबकि पहला ऑप्शन 1784 में गोलघर का निर्माण हुआ था, सही ऑप्शन है। निम्नलिखित विद्रोहों है उनके कार्यक्रम में बताना है, व्यवस्थित कीजिए। जैसे हो विद्रोह की बात की जाए, हो विद्रोह आपका कब हुआ? तो आप कहेंगे 1820-21 में हो विद्रोह हुआ था। तिलका मांझी विद्रोह की बात की जाए तो तिलका मांझी विद्रोह की अगर बात की जाए तो 1878 से 85 के दौरान हुआ। चेरो की विद्रोह की बात की जाए तो 1800 से 1802 के बीच में हुआ और ताना भगत विद्रोह की बात किया 1913-14 में हुआ है। अब आप लोग थोड़ा सा याद जरूर इसको कर लीजिए, कौन सा विद्रोह कब हुआ है, कहां हुआ है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा नेट वगैरह से अपनी कॉपी में देखिएगा। वहाबी आंदोलन के दमन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही नहीं है? तो वहाबी आंदोलन के विचार में कौन सा ऑप्शन सही नहीं, मतलब गलत ऑप्शन कौन सा है? वहाबी आंदोलन के बारे में 1863 में पटना अभियान चलाया गया, सही है, तो आप कहेंगे वहाबी आंदोलन के बारे में गलत हो गया। 1865 में अंबाला अभियान चलाया गया, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। आंदोलन के नेताओं को कारावास एवं मृत्युदंड दोनों दिए गए, हाँ ये सही है। तो ऑप्शन पूछा है कौन से गलत हैं, तो आप कहेंगे पहला और दूसरा तो गलत है। किसके बारे में? वहाबी आंदोलन के बारे में। क्यों? क्योंकि 1865 में पटना में चलाया गया था, है ना, और यह आंदोलन जो है अंबाला में नहीं चला था। तो ऑप्शन जो है आपके गलत हो जाएगा, 1865 में पटना में चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बुद्ध के द्वारा पाटलिपुत्र के संबंध में की गई भविष्यवाणी किस कारण को उनके विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं बताया गया है? तो आप कहेंगे विदेशी आक्रमण के लिए उत्तरदायी नहीं बताया गया, जबकि आंतरिक कलह, बाढ़ और अग्निकांड के लिए भविष्यवाणी पाटलिपुत्र के लिए बुद्ध के द्वारा बताई गई, जबकि विदेशी आक्रमण के बारे में नहीं बताई गई। शेरशाह सूरी से संबंधित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो शेर खान ने विवाह संबंधों के माध्यम से चुनार क्षेत्र पर अधिकार सुदृढ़ किया था, करेक्ट है। सूरजगढ़ के युद्ध में शेर खान ने बंगाल के शासक महमूद शाह के सेनापति इब्राहिम खान को पराजित किया था, करेक्ट है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर कहेंगे दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साहित्यकार हैं, एक तरफ जन्म स्थान है, कौन साहित्यकार का जन्म कहाँ हुआ? लक्ष्मी नारायण सुधांशु की बात की जाए तो इनका जन्म कहाँ हुआ? पूर्णिया में हुआ था, करेक्ट है। राजकमल चौधरी की बात किया तो इनका स्थान सहरसा में हुआ, करेक्ट है। मैनेजर पांडे की बात किया गोपालगंज में इनका जन्म हुआ था, तो आपका करेक्ट है। उदयराज सिंह आरा में नहीं हुआ था, तो कहाँ हुआ था? इसका आंसर आप लोग बताएंगे, उदयराज का जन्म कहाँ हुआ है, कोई बता सकता है? तो आप कहेंगे भोजपुर में हुआ, आप लोग नहीं बताएंगे, मुझे पता है भोजपुर में हुआ। तो 1, 2, 3 आप कहेंगे सही मिलान है, जबकि चौथा मिलान सही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चेरो वंश के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? चेरो के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? चेरो वंश का उदय जो है पाल वंश के पतन के पश्चात हुआ, करेक्ट है। भगवंत राय चेरो के संस्थापक शासक थे, करेक्ट है। चेरो वंश की स्थापना 11वीं सदी में हुई, 11वीं सदी में हुई थी क्या? तो आप कहेंगे गलत है। मुगलों के प्रभाव से इस वंश का धीरे धीरे पतन हो गया, आप कहेंगे सही है। तो आपका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन जो है सही नहीं है, सी ऑप्शन सही नहीं है, कि ए, बी, डी ऑप्शन चेरो के बारे में करेक्ट है। मुर्शीद कुली खां के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? मुर्शीद कुली खां के बारे में, वह 1717 से 1727 तक बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा है, सही है। उसके शासनकाल बिहार स्वतंत्र सूबा बना, उसके बाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। तो यहां पर आपका ऑप्शन कहेंगे हम केवल 2 ऑप्शन सही है, जबकि एक ऑप्शन यहां पर जो है करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार के क्षेत्रीय लोक नृत्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार के क्षेत्रीय लोक नृत्यों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इत्री बिक्री अंग
क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य, करेक्ट है। बिहार का लोक नृत्यों में जो इत्री बित्री है वो अंग क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य, करेक्ट है। बंगलो दक्षिणी बिहार का प्रमुख लोक तंत्र माना जाता है, कहेंगे करेक्ट है। और गोल्डन नृत्य में सामाजिक जीवन की हास्यपूर्ण चित्रण मिलता है, करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पर तीनों ऑप्शन कहेंगे सही है, डी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नोनिया विद्रोह के पीछे आर्थिक असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? नोनिया विद्रोह के पीछे आर्थिक असंतोष का कारण क्या था, बात आ रही है। बिचौलियों के द्वारा सोरा व्यापार में मुनाफा हड़प लेना, ये आर्थिक विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण नोनिया विद्रोह के बारे में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार के मेलों के संदर्भ में विचार करें, और विचार करना यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? किसके बारे में? बिहार के मेलों के बारे में विचार करना है। हरियर क्षेत्र मेला गंडक नदी के तट पर सोनपुर में आयोजित होता है, आरंभ कार्तिक पूर्णिमा से होता है, करेक्ट है। सौराठ मेले में आयोजन मिथिलांचल क्षेत्र में होता है, जहां परंपरागत रूप से विवाह हेतु वर चयन प्रक्रिया संपन्न होती है, करेक्ट है। वैशाली मेला जानकी मेला दोनों का आयोजन चैत्र माह के महीने में होता है, सही है। और मलमास मेले का आयोजन राजगीर में होता है, जहां श्रद्धालु गर्म जल स्रोतों में स्नान करते हैं, करेक्ट है। तो 1 2 3 4 सही है, तो ऑप्शन आप कहेंगे यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए विचार कर लेते हैं। कर्नल ऑलकॉट एवं एनी बेसेंट ने 1894 में बिहार का दौरा किया था, सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बिहार में शाखाएं भागलपुर, गया, आरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं मोतिहारी में संगठित हुई, करेक्ट है। पूर्णेंदु नारायण सिन्हा थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लगभग 1 दशक तक महासचिव रहे हैं, करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन रहेगा 1 2 3 तीनों सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से नृत्य नाट्य है और एक तरफ विशेषता है, कौन सा नृत्य नाट्य किस आपकी विशेषता से संबंधित है? जैसे बात किया है झिझिया की बात किया, छिद्र युक्त घड़े में दीप जलाकर महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है, करेक्ट मिलान है। धूमकच की बात किया है, कार्तिक मास में भाई बहन, गलत है। जट जाटन की बात किया है तो वैवाहिक जीवन का नाट्यात्मक प्रदर्शन है, सही है। और विदेशिया की बात किया तो भिखारी ठाकुर के द्वारा रचित नाट्य रूप है, करेक्ट है। तो पहला तीसरा चौथा सही है, ए ऑप्शन कहेंगे सही मिलान है, दूसरा ऑप्शन गलत था। निम्नलिखित में से किस समूह को हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश के प्रमुख बिहारवासी साहित्यकार रूप में पहचान की गई है? तो राम अवतार शर्मा, चंद्रशेखर शास्त्री, काशी प्रसाद जायसवाल और राम लोचन शरण, ये ऑप्शन कहेंगे हम बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? मारूफगंज और मसूरगंज मोहल्लों का नामकरण 2 सूफी संतों से संबंधित माना जाता है, करेक्ट है। मारूफगंज एवं मसूरगंज जो है मोहल्लों का नामकरण 2 सूफी संतों से संबंधित माना जाता है, करेक्ट है। नगला क्षेत्र को अजातशत्रुकालीन पाटलीग्राम का संभावित स्थल माना जाता है, करेक्ट है। मुगल काल में चुंगी सलामी वसूली का प्रमुख केंद्र धवलपुरा था, करेक्ट है। तो ऑप्शन कहेंगे यहाँ पर तीनों ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके करेक्ट है। ऐतिहासिक स्थल है और एक तरफ संबंधित व्यक्ति हैं, जैसे धवलपुरा की बात की जाए किससे संबंधित है तो आप कहेंगे शेर शाह द्वारा निर्मित मस्जिद से। बेगमपुर की बात किया तो हैबतगंज मकबरे से। चिमनी घाट की बात किया चहल स्तून महल से। और चौक क्षेत्र की बात किया सैफ खां फारसी मदरसा से। तो आप कहेंगे सी ऑप्शन सही है, सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन विनिमय अधिनियम PROGA 2025 के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इस अधिनियम के तहत भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन किया गया, करेक्ट है। इसका उद्देश्य गेमिंग के माध्यम से होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, करेक्ट है। यह अधिनियम के तहत प्रत्येक खिलाड़ी का प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा, सही है। तो आप कहेंगे तीनों ऑप्शन आप कहेंगे ये गेमिंग अधिनियम के बारे में करेक्ट है। समर्थ पंचायत पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? समर्थ पंचायत पोर्टल की बात करें, क्या आपका उद्देश्य है? तो बात की जाए पंचायतों के स्वयं के राजस्व ढांचे को मजबूत करना समर्थ पंचायत पोर्टल का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने एक न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की। इसके अध्यक्ष कौन है? आप कहेंगे न्यायमूर्ति अरविंद कुमार है। कौन है? न्यायमूर्ति अरविंद, जस्टिस अरविंद कुमार है, सी ऑप्शन करेक्ट है। विधानसभा चुनाव 2025 के संबंध पर विचार करें, वो विचार क्या करना है ये तो देख ले, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है? तो पश्चिम बंगाल में 294 सीटों का चुनाव हुआ, लगातार 3 विधानसभा कार्यकाल, 70 अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। तमिलनाडु में तमिल का वेट्टी कंगजम TVK ने 108 सीटों पे बहुमत प्राप्त किया, ठीक है। केरल की वामपंथी सरकार की हार के साथ ऐसा पहली बार हुआ जब देश में कहीं भी वामपंथी पार्टी केंद्र सत्ता में नहीं आई, ठीक बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात की जाए, हाल ही में खबरों में रहा मचकुंड जलविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? भाई क्या बात कर रहा है कि मचकुंड जलविद्युत परियोजना किस राज्य में है? आप कहेंगे उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया है पीएम, अरे मैंने आपको 114 नंबर का सही ऑप्शन नहीं बताया क्या? ये बता दिया है? चलो कमेंट कर देना, आप लोग नहीं बताया हो तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। पीएम अजय पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? पीएम अजय पोर्टल की बात किया है सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा पीएम अजय पोर्टल की शुरुआत जो है की गई है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पहल के अंतर्गत पूर्ण रूप से साक्षर होने वाले मामले में सिक्किम का स्थान कौन सा है? तो आप कहेंगे सिक्किम जो है 5th स्थान, 5वें स्थान पर सिक्किम है ना, 5वें स्थान पर जो है सिक्किम है, रखना है पूर्ण साक्षर राज्य के मामले में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 के संबंध में असत्य कथन यहाँ पर कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है इसकी बात की जा रही है। तो यूएन की संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी, अरे पहले ही ऑप्शन गलत हो गया है ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 जो है आपके यहाँ पर गलत हो जाता है, यूएन की बॉडी के द्वारा जारी नहीं किया जाता। दूसरा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है भारत की वैश्विक रैंकिंग में 2025 की रिपोर्ट की तुलना में गिरावट देखी गई है, सही है। भारत अत्यंत गंभीर श्रेणी में आता है, सही है। भारत वैश्विक रैंकिंग चीन से बेहतर है, आप कहेंगे सही है। तो पूछा था कौन सा सत्य, आप कहेंगे ए ऑप्शन गलत है, बाकी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। महिलाओं में जो मासिक धर्म स्वच्छता है, आपकी जो पीरियड टाइम में स्वच्छता की बात की जा रही है, NFHS 6 के आंकड़े दर्शाते हैं कि 15 से 24 वर्ष की युवतियों में स्वच्छ तरीकों का उपयोग 77 से बढ़कर अभी 79.2% हो गया है। सरकार की कौन सी योजना सीधे तौर पर लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर रही है? तो आपका ऑप्शन रहेगा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, आप कहेंगे, और भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो पहला और दूसरा कर रही है, जन आरोग्य इसमें योजना का कोई भी लाभ नहीं है, तो पहला और तीसरा यहाँ पर आप कहेंगे करेक्ट है। समृद्धि यात्रा के संबंध में विचार करना है, असत्य कथन का चयन। समृद्धि यात्रा के बारे में गलत ऑप्शन कौन सा है? समृद्धि यात्रा का प्रारंभ तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण से 16 जनवरी 2026 को किया, सही लिखा है। यह तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 16वीं राज्यपाल यात्रा थी, करेक्ट है। पहले चरण में 9 जिलों की यात्रा की गई थी, करेक्ट है। इस यात्रा का दूसरा चरण दरभंगा जिले में 27 जनवरी 2026 को किया गया, गलत है ना, ये आपका ऑप्शन जो है गलत है, याद रखिएगा। कब किया गया था? 16 से 24 जनवरी को पहला किया गया था, फिर आपका 28 जनवरी को समस्तीपुर, दरभंगा से समस्तीपुर के लिए किया गया था, तो डी ऑप्शन गलत है। खबरों में रहा इंद्रपुरी जलाशय मुख्य रूप से किस नदी पर है? तो खबरों में रहा जो इंद्रपुरी जलाशय है, यह आपके कहेंगे सोन नदी पर, किस नदी पर है? सोन नदी पर है इंद्रपुरी जलाशय की बात सामने आई है। अगले 5 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था सेमीकंडक्टर का क्षेत्र योगदान बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? 5% का सेमीकंडक्टर का लक्ष्य रखा है। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन बिहार के राज्यपाल नियुक्त किए गए, कौन से नंबर के? तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर जो है 43 नंबर के सैयद अता हसनैन बिहार के राज्यपाल जो है बनाए गए हैं। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो बिहार का पहला है फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय है, और ये आपके पुनपुन में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? पुनपुन में बन रहा है। एआई आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर किस राज्य में खोला जाएगा? आप कहेंगे बिहार राज्य में खोला जाएगा। बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव के 30वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? आपका ऑप्शन रहेगा बेंगलुरु में किया गया। कहां पर? बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार में चलाए जा रहे ऑपरेशन नया सवेरा का संबंध किससे है? तो मानव तस्करी बाल श्रम के खिलाफ अभियान से ऑपरेशन नया सवेरा का संबंध है, और ऐसे अभियान आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। आर्कटिक सेंट्री मिशन किसने प्रारंभ किया है? तो आर्कटिक सेंट्री मिशन की बात की जाए यूनाइटेड नाटो के द्वारा, किसके? आर्कटिक सेंट्री मिशन को नाटो के द्वारा प्रारंभ जो है किया गया है। प्रोजेक्ट वॉल्ट किस देश ने प्रारंभ किया है? प्रोजेक्ट वॉल्ट की बात क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के द्वारा प्रोजेक्ट वॉल्ट को प्रारंभ किया गया है। पावर गैप इंडेक्स के अनुसार की बात की जाए तो पावर गैप इंडेक्स के अनुसार भारत अपनी पूरी रणनीतिक क्षमता से कम स्तर पर काम कर रहा है, जिसे पावर गैप इंडेक्स कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिकल रिपोर्ट 2023 के जारी आंकड़ों के अनुसार भारत और बिहार के महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय संकेतकों के बारे में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? चलिए बात की जाए, भारत की राष्ट्रीय कुल प्रजनन दर सफलतापूर्वक 2.1 के प्रतिस्थापन दर से नीचे गिरकर 1.9 आ गई है, बिल्कुल सही है। बिहार भारत के सभी बड़े राज्यों में सबसे अधिक कुल प्रजनन दर करता है, जो कि 2.8 है, ये भी सही है। जन्म पंजीकरण संकेतकों के मामले में बिहार ने बड़े राज्यों में सबसे अधिक क्रूड बर्थ रेट 25.8 दर्ज की है, करेक्ट है। तो आप कहेंगे यहाँ पर तीनों ऑप्शन जनसांख्यिकी के बारे में सही है, डी ऑप्शन पे टिक करेंगे। लीप्स 2025 पहल के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो लीप्स 2025 के बारे में बात की जाए तो यह एक लॉजिस्टिक क्षेत्र में निजी कंपनियों, एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए पुरस्कार और मान्यता कार्यक्रम है, जिसे लीप्स 2025 के बारे में बताया जा रहा है।
मई 2026 में अमेरिकी सेना ने बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों को हथियारों से लैस नौसैनिक सुरक्षा देने के लिए एक समुद्री सुरक्षा मिशन शुरू किया है। जिस ऑपरेशन का नाम क्या है? हो सकता है पढ़ने में आपको नहीं आ पा रहा हो, लेकिन इसका नाम है प्रोजेक्ट फ्रीडम। क्या है? प्रोजेक्ट फ्रीडम इसका नाम जो है रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में नियुक्त किया गया मौजूदा मुख्यमंत्री उनके संबंधित केंद्र शासित प्रदेश में करना है। ये एक तरफ सीएम है और किस स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश में बनाए गए हैं? सुनते रहिएगा। शुभेंदु अधिकारी की बात क्या है? पश्चिम बंगाल में बनाए गए हैं। सी जोसेफ विजय की बात क्या है? तमिलनाडु के बनाए गए हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा की बात क्या है? असम के राज्य के। और एम नम्मी स्वामी की बात क्या है? तो पांडुचेरी राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सितंबर 2025 में जारी वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2025 के बयानों में विचार करना है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, इसकी बात की जा रही है। तो यह रिपोर्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के द्वारा औपचारिक रूप से जारी की जाने वाली एक सालाना मुख्य रिपोर्ट है। सही बात है। 2025 के संस्करण का मुख्य विषय सभी के लाभ के लिए व्यापार और AI के साथ काम लाना है, जिसमें पता लगाया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक समावेशी विकास को कैसे प्रभावित करता है। दूसरा सभी सही है। रिपोर्ट के दीर्घकालिक अनुमान मॉडल के अनुसार यदि डिजिटल अंतर को सफलतापूर्वक पाट दिया जाए तो AI 2040 तक वैश्विक व्यापार को 34 से 37% और वैश्विक GDP का 12 से 13% तक बढ़ा सकता है। करेक्ट है। ऑप्शन कहेंगे डी वाला है। सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। ग्रेट निकोबार एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कार्यान्वयन एजेंसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम तथा है। किसके साथ है? तो ऑप्शन आपका रहेगा यहाँ पर नीति आयोग। किसके? नीति आयोग। इसरो ने EOS-N1 मिशन के तीसरे चरण की विसंगति उत्पन्न हुई है। यह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV की कौन सी उड़ान थी? आप कहेंगे 64वीं उड़ान थी। कौन सी? 64वीं उड़ान थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने पेम्बा प्रभाव को समझने के लिए सुपर कंप्यूटर आधारित पहली सिमुलेशन विकसित की है। पेम्बा प्रभाव क्या है? तो आप कहेंगे इसके अनुसार क्या है? इसके अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्म पदार्थ ठंडे पदार्थ की तुलना में तीव्र गति से जम जाती है, जिसे पेम्बा प्रभाव कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो आप कहेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार का 15वां स्थान रहा है। रखना है कौन सा? 15वां स्थान रहा है। जैसे कि आपको पता है कि BPSC में आपके जो एग्जाम में कितना क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर हमने 140 क्वेश्चन GS के लगा लिए। 10 क्वेश्चन जो आपके CSET के बाकी हैं, जैसे कि हमने बताया था, मैथ वाले सर जो होंगे वो अलग से आपके प्रॉपर मैथ के क्वेश्चनों को लगवा देंगे CSET वाले। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जल्दी वीडियो आपकी मैथ की भी आने वाली है। तो आज ही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।